हेलो एनिमे फैन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 5 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत मासामिची यागा से होती है। जब मासामिची ने पांडा को बनाया था तब हायरथ ने उसे अरेस्ट करवा लिया था, क्योंकि मासामिची ने एक ऐसा कर्ज पपेट बना दिया था जिसकी कर्ज एनर्जी उसके अंदर से आती थी। आसान भाषा में अगर मैं आप सभी को समझाऊं तो पांडा अब बाकी इंसानों के जैसे हो गया था, और ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो मासामिची बहुत सारे पपेट्स की आर्मी खड़ी कर सकता था, और हायरथ चाहते थे कि मासामिची उन्हें भी कर्ज टेक्निक के बारे में बता दे, जिस पर मासामिची ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि हायरथ इसका गलत इस्तेमाल ही करेंगे। और वो हायरथ से कह देता है कि उसने पांडा को गलती से बना दिया था और आगे से ऐसी उस गलती नहीं होगी। स्टोरी अब प्रेजेंट में आती है और हम यहाँ पे देखते हैं कि यागा ने सिर्फ पांडा को ही नहीं, उसके जैसे काफी सारे पपेट्स बना के रखे हैं और उसने उन्हें एक जंगल में छुपा के रखा हुआ है। और यहाँ पर एक पपेट आकर मासामिची से पूछता है कि तुम उदास क्यों हो। तो यहाँ पर मासामिची बताता है कि अब मैं कुछ दिनों के लिए तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा, मगर मेरे बिना भी तुम लोग सही रहोगे, और इस जंगल को मास्टर टेंगेन प्रोटेक्ट करते हैं, और तुम्हारी मदर भी तुमसे मिलने आती रहेगी। और इसके बाद सभी पपेट्स मासामिची को यहाँ पे गुड बाय करते हैं, और वो ये भी बोलते हैं कि वो लोग मासामिची को मिस करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम पांडा को देखते हैं, जिसे हायरथ ने पकड़ लिया था, क्योंकि वो जानते हैं कि पांडा के लिए मासामिची उनके पास जरूर आएगा। लेकिन कासुका भी यहाँ पर पांडा को आजाद कर देता है, और वो पांडा को बताता है कि मासामिची ने उस पर एक एहसान किया था, जिसका बदला वो यहाँ पर चुका रहा है। और हमें पता चलता है कि असल में कासुकाबे की एक बहन है जिसका एक लड़का था ताकेरू, और वो अभी इस दुनिया में नहीं है, और इस बात से उसकी बहन को बहुत बड़ा सदमा लगा था और वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। तो उसने एक पपेट बनाया था जिसके अंदर उसने ताकेरू की इन्फॉर्मेशन डाली थी, जिससे वो पपेट एकदम ताकेरू के जैसे बिहेव करता था। और उसे देखकर कुसाकाबे की बहन सदमे से बाहर आ गई थी और वो उसे गले लगा लेती है। यागा बोलता है कि वो लोग इस पेट को अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं, वरना हायरथ को पता चल जाएगा और कासुकाबे की बहन इससे मिलने के लिए इस जंगल में आ सकती है। और यहाँ पर कासुकाबे उसे थैंक यू बोलता है। खैर, अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि मासामिची के सामने एक मास्क पहना हुआ सॉर्सरर आता है और वो मासामिची से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। मासामिची कहता है कि मैं अपने बेटे पांडा से मिलने जा रहा हूँ। वो सॉर्सरर यहाँ पे बताता है कि हायरथ ने तुम्हें मौत की सजा सुनाई है, और अगर तुम उन मौत की सजा से बचना चाहते हो तो ये बता दो कि तुम ऑटोमेटिक पपेट्स कैसे बनाते हो। इस पर मासामिची बोलता है कि गोजो नहीं है तो तुम लोगों की हिम्मत ज्यादा ही बढ़ गई है, और वो यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मासामिची को गिटार की आवाज सुनाई देती है, और मासामिची वहाँ देखता है कि प्रिंसिपल गाकुगानजी भी उसे मारने के लिए आया हुआ है, और इनके बीच लड़ाई होती है और ये लोग बुरी तरह से मासामिची को घायल कर देते हैं। और यहाँ पर गाकुगानजी उस दूसरे सॉर्सरर को भेज देता है, जिसके बाद यहाँ पर मासामिची ऑटोमेटिक पपेट बनाने की प्रोसेस को बताने लगता है कि उन्हें सोल इन्फॉर्मेशन की कॉपी करके कर्स्ड पपेट के कोर में डालना होता है। उन्हें 3 सोल को एक कोर में डालना होगा जो कि एक दूसरे को ऑब्जर्व करती रहेंगी, और फिर 3 महीने बाद एक ऑटोमेटिक पपेट बन जाएगा। और जिस पर गाकुगानजी बोलता है कि तुम ये अब क्यों बता रहे हो, अगर तुमने यही बात पहले बताई होती तो तुम बच जाते। जिस पर मासामिची बोलता है कि ये एक कर्स है जो कि अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पांडा भागता हुआ आ जाता है, और वो देखता है कि उसने आने में देर कर दी, क्योंकि उसका फादर मासामिची यागा अब इस दुनिया में नहीं है, और वो भागकर यहाँ पर मासामिची के पास चला जाता है। इस पर गाकुगानजी पांडा को बोलता है तुम मुझसे लड़ोगे नहीं, मैंने मासामिची को मारा है, तुम्हें मेरे पर गुस्सा नहीं आ रहा क्या। जिस पर पांडा बोलता है मैं बाकी इंसानों जैसा नहीं हूँ, तुम्हारी कोई दुश्मनी मासामिची से नहीं थी, तुम बस ऊपर के ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। मगर ये बात जरूर याद रखना कि एक पांडा भी रो सकता है। और फिर हम देखते हैं कि पांडा यागा की मौत पर रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम मेगुमी और यूजी को देखते हैं, जिन्हें टेंगेन ने बताया था कि हकारी ने एक बिल्डिंग के अंदर अपना फाइट क्लब खोल रखा हुआ है, जहां नॉर्मल लोग सट्टा लगाने आते हैं और सॉर्सरर्स आपस में फाइट करते हैं। बिल्डिंग में जाने से पहले हम देखते हैं कि मेगुमी और यूजी अपने कपड़े बदल लेते हैं, क्योंकि अगर हकारी को पता चला कि वो लोग जुजुत्सु हाई से हैं तो हकारी यहाँ से भाग जाएगा। और हमें पता चलता है कि हकारी ने हायर से लड़ाई कर दी थी और उसे जुजुत्सु हाई स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। और यहाँ पर यूजी मेगुमी से पूछता है कि क्या हकारी हमारी मदद करेगा भी, जिस पर मेगुमी बोलता है कि वैसे तो वो बहुत बड़ा हरामी है, मगर यूता ने भी बोला था कि वो उसे भी ज्यादा ताकतवर है, तो हमें उसे कुछ भी कर कलिंग नेम पर लेकर चलना ही होगा। और अब हम देखते हैं कि एंट्रेंस में इन्हें 2 बॉडीगार्ड मिलते हैं, जो कि बोलते हैं कि ये बच्चों को घूमने की जगह नहीं है, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पर मेगुमी बोलता है कि हम लोग यहाँ पर फाइट क्लब के लिए आए हैं। तो इनमें से एक बॉडीगार्ड मेगुमी को मुक्का मार के डराने का ट्राई करता है, जिस पर मेगुमी अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। जिस पर गार्ड बोलता है कि फाइट क्लब का पहला रूल ये है कि फाइट क्लब के बारे में किसी को नहीं बताते। और यहाँ पर मेगुमी बोलता है कि मुझे क्लब के बारे में जिसने बताया था मैंने उसे ऑलरेडी मार चुका हूँ, और अब मैं खुद उसकी जगह लड़ने आया हूँ। तभी उस गार्ड को उसके बॉस का फोन आता है और वो बताता है कि उसके बॉस मान चुके हैं, लेकिन फाइट में हिस्सा मेगुमी नहीं यूजी था दोरी लेगा। और यहाँ पर मेगुमी ये समझ जाता है कि इनका बॉस जरूर हकारी होगा और उसने सीसीटीवी में इन दोनों को देख लिया होगा। और अब यूजी का काम है कि अंदर किसी तरह सबको इम्प्रेस करके हकारी से मिलना, और मेगुमी यहाँ से बाहर से अंदर जाने का ट्राई करेगा। और अगर वो पकड़े गए तो उन्हें सारे गार्ड्स को पीट कर हकारी तक जाना होगा, लेकिन उन्हें हकारी की मदद चाहिए, तो उन्हें हकारी को गुस्सा दिलाने का कोई काम नहीं
करना है। और हम देखते हैं कि शाम को यूजी फाइट क्लब के अंदर जाता है और अब यहाँ पर गार्ड यूजी को फाइट के रूल बताने लगता है। पहला रूल ये होता है कि फाइट को छोड़कर उन्हें जाना नहीं है, और दूसरा रूल ये है कि फाइट के बीच में उन्हें अपनी कर्स्ड टेक्निक का यूज नहीं करना है, क्योंकि आम लोग कर्स्ड टेक्निक को देख नहीं सकते तो वो लोग फाइट में बोर हो जाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें कर्स्ड टेक्निक का यूज नहीं करना। यूजी अब गार्ड से पूछता है कि तुम्हारा बॉस कैसा है, जिस पर गार्ड बताता है कि तुम खुद उनसे मिलकर ये देख लेना कि वो कैसे हैं। यहाँ दो तरह के खेल होते हैं, पहले असली मैच और दूसरे होते हैं स्क्रिप्टेड मैच, जिसका स्क्रिप्ट जो है वो हकारी लिखता है, मतलब इनका बॉस। और यूजी अगर आज यहाँ पर अच्छा खेलता है तो उसे इनके बॉस से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। यूजी अब फाइटिंग एरिया में जाता है और वो यहाँ पर खुश हो जाता है ये देखकर कि उसका ओपोनेंट कोई और नहीं पांडा है। और अब हम यहाँ पर हकारी को सीसीटीवी वाले रूम पे देखते हैं, जो किरारा के साथ यहाँ पर बैठा हुआ था। किरारा भी जुजुत्सु की 3rd ईयर स्टूडेंट रह चुकी है। और यहाँ पर हकारी बोलता है कि आजकल के मैच काफी ठंडे और बोरिंग हो गए हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि पांडा को हरा सकते हैं। लेकिन यूजी और पांडा काफी अच्छे से लड़ रहे थे और सभी लोगों के यहाँ पर मनोरंजन हो रहा था। और इसी बीच यूजी पांडा से पूछता है कि उसे हकारी मिला क्या, और पांडा कहता है कि उसे हकारी अभी तक नहीं मिला। और यूजी यहाँ पर पांडा को काफी हल्के से पंचेस मार रहा था और पांडा तो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा हो। यूजी यहाँ पर अब पांडा को एक नकली मुक्का मारता है और पांडा दूर जाकर गिरता है और कहता है अरे बहुत जोर से मारा रे, मैं तो हार मानता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हकारी यूजी की फाइट को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो अपने ऑफिसर को फोन लगाकर यूजी को ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर गार्ड की साइडों पे छुपा मेगुमी भी ये बात सुन लेता है। और अब हम देखते हैं कि पांडा और मेगुमी एक जंगल पे मिलते हैं और यहाँ पर पांडा बताता है कि हकारी अपने सीसीटीवी वाले रूम पर ही बैठे रहता है, लेकिन पांडा कभी उसके रूम तक पहुंच नहीं पाता। ये शायद किरारा की कर्ज टेक्निक के कारण ही हो रहा होगा। और यहाँ पर मेगुमी पूछता है कि किरारा तो एक लड़का था ना, तो पांडा यहाँ पर बताता है कि हाँ, वो स्कूल में वो एक लड़का ही था। खैर, अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि सब कुछ सिर्फ यूजी के कंधों पर ही टिका हुआ है। पांडा बोलता है कि यूजी की पर्सनालिटी हकारी को जरूर पसंद आएगी, लेकिन वो अच्छे से झूठ नहीं बोल पाता, तो कहीं वो पकड़ा ना जाए, इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि जैसे ही यूजी हकारी के ऑफिस में जाएगा तो ये दोनों मिलके बाकी के गार्ड्स को सुला देंगे। बस दिक्कत किरारा की टेक्निक है। और यहाँ हमें पता चलता है कि यूजी और भी काफी सारे मैचेस जीत चुका है। और यहाँ पर हकारी उसे अपने रूम में बुलाता है और यहाँ पर हकारी उससे पूछता है क्या तुम दिन का सिर्फ 1 घंटा काम करके महीने के 10,000 येन कमाना चाहते हो। और यहाँ पर यूजी पूछता है कि हाँ, उसे कौन सा काम करना होगा, जिस पर हकारी उसे बताता है कि उसके लिए तुम्हें 20,000 येन देकर एक कोर्स खरीदना होगा। यूजी बोलता है कि ये तो एक स्कैम है, जिस पर हकारी बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, ये एक बिल्कुल जाना माना स्कैम है, जिसमें एक आदमी खुद अमीर होने का नाटक करता है और बोलता है कि अगर तुम्हें भी अमीर होना है तो मेरा भी एक कोर्स खरीद लो। वो काफी मूर्ख लोग ही हैं जो इसमें फंस जाते हैं और इसका कारण है गर्मी। सबके अंदर गर्मी होती है कि अमीर बनकर उनकी लाइफ बदल जाए, और उसके बिना तो ये लोग प्यार भी नहीं कर सकते। और हकारी को गर्मी बहुत पसंद है। गर्मी का मतलब है गैम्बलिंग। दुनिया का हर आदमी गैम्बलिंग करता है, हर आदमी जुआ खेलता है, और वही लोग इसे बुरा बताते हैं जिन्हें हारने से डर लगता है। और हकारी को जुआ बहुत पसंद है। वो अपने फाइट क्लब को पूरी कंट्री में फेमस करना चाहता है ताकि सब लोगों की गर्मी उसके कंट्रोल में हो। कर्स्ड स्पिरिट के बारे में अब सबको पता चल गया और जुजुत्सु सोर्सरर्स की बैंड बजी पड़ी है। यही सबसे अच्छा मौका है अपने बिजनेस को बड़ा करने का, और वो यूजी को भी इसका हिस्सा बनाना चाहता है। और हम देखते हैं तभी हकारी को किसी का कॉल आता है। हकारी अब यूजी से पूछता है कि कुछ ठंडा पियोगे, जिस पर यूजी बोलता है कुछ भी चलेगा, बस दारू नहीं। हकारी बोलता है तुम्हें पता है सातोरू गोजो भी दारू नहीं पीता, जिस पर यूजी बोलता है कि ये सातोरू गोजो कौन है, इसके बारे में कभी सुना नहीं। और यहाँ पर उसका झूठ पकड़ा जाता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई सॉर्सरर नहीं है जो कि सातोरू गोजो को ना जानता हो। हकारी अब यूजी से बोलता है तुम जुजुत्सु आई से आए हो ना, और उस पर हमला कर देता है और बोलता है कि उसे किरारा का कॉल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जरूर कोई गड़बड़। जिस पर यूजी बोलता है पहले मेरी बात सुन लो, और जिस पर हकारी उसका जवाब देते हुए बोलता है कि बिल्कुल नहीं, अब मैं ठंडा हो चुका हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये लोग हकारी को अपने साथ मिला पाएंगे या फिर नहीं, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। खैर, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें 1K सब्सक्राइबर भी रीच करने हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।